वेलकम बैक टू टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके होने वाले हैं गृह विज्ञान 321 के लिए। ठीक है, तो क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी अपना होम साइंस सब्जेक्ट ले रखा है 12th क्लास में, वो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर आपको बुक नहीं मिली है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप आराम से अपने पेपर को पास कर पाएंगे। ठीक है, बिना बुक पढ़े। यस नहीं, बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो हर बार रिपीटेड हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें मैंने आपकी सारी बुक कवर की है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड उसके साथ साथ आपका ऑप्शनल जो मॉड्यूल होता है वो भी यहाँ पर मैंने कवर किया है। ठीक है, ऑप्शनल मॉड्यूल ए मैंने यहाँ पर कवर किया है। चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे और इसके साथ साथ इस क्लास को पहले से पहले लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है इस क्लास को बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाऊंगी, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगी जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, एंड देन हम मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो है सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ क्या है? अच्छा, यहाँ पर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्लास होने वाली है, आगे आपकी इंग्लिश मीडियम की भी क्लास आएगी। ठीक है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपसे एक सजेशन चाहती हूँ, क्या मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की क्लास एक साथ बनाऊं या फिर अलग अलग बनाऊं? इसके ऊपर भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सेल्फ लाइफ क्या है? तो सेल्फ लाइफ का क्या मतलब होता है, अब मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट एक दिन में खराब हो रहा है, 2 दिन में खराब हो रहा है या 3 दिन में खराब हो रहा है। वो जो दिन होते हैं ना, मतलब जिस दिन से आपने इस प्रोडक्ट को खरीदा है और उसके बाद से ले करके वो समय जब तक वो आपके खाने लायक रहा, मतलब खराब नहीं हुआ, वो समय होती है सेल्फ लाइफ। ठीक है, उत्पाद की। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? सेल्फ लाइफ एक उत्पाद की वो समय अवधि है जिसमें भोजन को दोबारा मनुष्य के उपभोग के लिए सही रखा जा सकता है। ठीक है, तो सेल्फ लाइफ क्या है? एक प्रोडक्ट की वो समय अवधि जिसमें कि जो मानव है उसको दोबारा खा सकता है या पी सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अत्यधिक कार्यभार अवधि किसे कहते हैं? ठीक है, अब अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा अगर कार्यभार किसी पे पड़ रहा है तो उससे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थकान। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है? थकान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थकान। अगला क्वेश्चन, कार्य संधि किसे कहते हैं? तो आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, जब हम किसी एक कार्य को करते हुए दूसरे कार्य को भी करने की कोशिश करते हैं तो उसे कार्य संधि कहते हैं। ठीक है, हम कई बार ऐसा होता है ना, समय बचाने के लिए या फिर हमारी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम क्या करते हैं, टीवी देखते देखते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टीवी देखते देखते या तो अपनी पढ़ाई करते हैं, है ना। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा अपने आसपास, आपकी मम्मा को भी आपने देखा होगा जो कि टीवी देखते हुए या तो सब्जियां काट लेती हैं या फिर कोई और काम कर लेती हैं। तो जब हम किसी एक कार्य, टीवी देखना भी एक काम है और पढ़ाई करना भी एक काम है, मतलब कोई अगर 2 या 2 से ज्यादा काम करता है तो उसे हम कार्य संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस काम का दूसरे काम से हमने क्या करवा दिया? संधि। संधि यानी मिलान करवा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र किसे कहते हैं? कार्य क्षेत्र वो स्थान होता है जहां पर मनुष्य काम करता है, यानी कि वो पृष्ठभूमि जहां पर इंसान काम करता है वो उसका कार्य क्षेत्र होता है। जैसे कि एक शिक्षक के लिए कार्य क्षेत्र क्या है, कहाँ काम करता है वो? उसका स्कूल, उसका विद्यालय। एक जो आपका विद्यार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए कार्य क्षेत्र क्या है? उसके लिए भी कार्य क्षेत्र उसका विद्यालय ही है।
और अगर एक डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर के लिए कार्य क्षेत्र क्या है, उसका अस्पताल, जहां पर वो काम करता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण। उत्तर हो जाएगा हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें हम सांस लेते हैं और अन्य सभी कार्य करते हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ऊब के कारण थकान के कोई दो कारण बताइए। यानी कि जब हमें ऊब या थकान होती है तो उसके क्या कारण होते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं पर्याप्त नींद ना लेना, यानी कि अगर हम ढंग से अच्छे से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी हमें थकान होगी। अगला हो सकता है जंक फूड का सेवन करना। नेक्स्ट हो सकता है शारीरिक गतिविधि की कमी होना, अगर हम शारीरिक काम नहीं कर रहे हैं, मानसिक काम में भी लगे हुए हैं, उससे भी हमें थकान हो सकती है। देखिए, जो आपकी होम साइंस यानी गृह विज्ञान होती है, ये आपके घर से रिलेटेड चीजों के बारे में ही ज्यादातर यहाँ पर पूछा जाता है, तो प्लीज इससे आप परेशान मत होइएगा। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, लेकिन बस थोड़ी सी जो लैंग्वेज होती है ना, वो चेंज हो जाती है। लैंग्वेज की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आप जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उनको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित का मतलब क्या है, बैलेंस, यानी कि ऐसा भोजन जो कि हम बैलेंस करके खाएं। उत्तर क्या हो जाएगा, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व जरूरी मात्रा में शामिल हो उसे हम संतुलित आहार या भोजन कहते हैं। तो जो भोजन यानी जो आहार जिसमें कि सारे पोषक तत्व है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वो सभी जो है जरूरी मात्रा में है, जितना हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, उसी को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हमने यहाँ पे पोषक तत्व पढ़ा, पोषक तत्व का क्या अर्थ है, यही क्वेश्चन बन गया। उत्तर है, एक पोषक तत्व या पोषक तत्व वह रसायन है जो जीवों को पोषण प्रदान करता है। तो पोषक तत्व क्या है, जो हमें पोषण प्रदान करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है ना। तो हमारे लिए क्या है वो, हमारे लिए वो पोषक तत्व है और उनके शरीर को समृद्ध करता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे शरीर में अगर कोई चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत करने में हमारी हेल्प करता है। हमारे शरीर में ऊष्मा है या ऊर्जा है वो प्रदान करता है। हमारे शरीर में यदि ऊर्जा, शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए एनर्जी हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चाहिए होती है सभी चीजों करने के लिए, तो पोषक तत्व हमें एनर्जी भी देते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों के सेवन के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे पोषक तत्व हमें हमारे खाने से भी मिलता है, दूध, दही, इन सभी से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन में विषाक्तता की परिभाषा दीजिए। विषाक्तता से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका मतलब है अगर भोजन में आप कह सकते हैं जहर की तरह कुछ चीजें होती हैं वो फैल जाए तो उसका क्या मतलब है। खाद्य विषाक्तता एक रोग है, आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग को यहाँ पर विषाक्तता बोला गया है। ये एक रोग होता है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों से दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। अधिकांश लोग उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होती है हमें, अगर हम कोई गलत तरीके से खाना खा ले, जंक फूड, ऐसा जंक फूड खा ले जिसमें कि पहले से विषाक्तता है, ठीक है, वो ठीक नहीं है, तो इस चीज से हमें फिर जो है खाद्य की विषाक्तता हो सकती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट, कार्य नीति क्या है। तो कार्य नीति यानी कि कार्य से आप क्या समझते हैं, कार्य से आप समझते हैं कि काम, ठीक है, काम को लेकर क्या क्या नीतियां होनी चाहिए। नीतियां का मतलब होता है एथिक्स। कार्य नीति का अर्थ है कार्यस्थल पर नैतिकता को बनाए रखना, जैसे कर्मचारियों के प्रति विश्वास कायम रखना, अपना कार्य ईमानदारी से करना और इसके अलावा अपने सहयोगियों के कार्य की प्रति पुष्टि भी करना आदि। कार्य नीति क्या है, अगर हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, नैतिकता के साथ कर रहे हैं, सभी के प्रति अपना विश्वास कायम रख रहे हैं, यानी कि अगर कोई किसी कर्मचारी ने हमें कोई बात बताई है, ठीक है,
किसी ने मान लीजिए हमें ये बात बताई है कि मेरा प्रमोशन होने वाला है और हमने उस बात को फैलाया नहीं दूसरों तक, उसने हमें कहा कि प्लीज उस बात को किसी को मत बताना, हमने उसका विश्वास कायम रखा है, ठीक है। अपना काम हम अगर ईमानदारी से करते हैं तो वो भी कार्यनीति है। अगर हम अपने सहयोगियों की प्रतिपुष्टि करते हैं यानी कि उनकी हेल्प करते हैं, वो भी एक कार्यनीति है। यहाँ पर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हो जाते हैं एंड अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ लेके चलती हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हम सभी के जीवन में ग्रह विज्ञान का क्या महत्व है। अब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको कला के साथ साथ घर से जुड़ी चुनौतियों से लड़ने में भी प्रशिक्षित करता है। तो ये जो विषय है ये आपको कला तो सिखाता ही है। कला कैसे सिखाता है ग्रह विज्ञान, ये हमें बताता है कि हम अपनी चीजों को कैसे अच्छी तरीके से सुसज्जित तरीके से रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये विज्ञान भी सिखाता है, जैसे हमने ऊपर पोषक तत्व पढ़े ना, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें विज्ञान में भी तो पढ़ने को मिलते हैं। तो ये हमें दोनों चीजें सिखाता है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे महत्व हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत महत्व, यानी कि हमारे पर्सनल वे में क्या महत्व है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ये विषय जो है ये मनुष्य को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ साथ घर गृहस्थी के दायित्वों के दक्षतापूर्ण निर्वाह के लिए कौशल प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, ना कि सिर्फ लड़की बल्कि लड़कों के लिए भी ये क्या करता है, उन्हें गृहस्थी के जीवन के बारे में ज्ञान देता है, कैसे वो निर्वाह मतलब कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमें वैज्ञानिक ज्ञान भी देता है। अगला है इसके लिए पारिवारिक जीवन के लिए महत्व, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन यानी हमारे फैमिली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यह पारिवारिक वातावरण, स्वास्थ्य और व्यक्तियों के विकास और घरेलू संसाधनों में सुधार का ज्ञान भी देता है। तो ये हमें क्या क्या सिखाता है कि हम अपने घर में रह के कैसे अपने पारिवारिक वातावरण को सुधार सकते हैं, हमारे घर के जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य की तरफ हमें जो है ये हमें बढ़ाता है, कैसे हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम लोगों का विकास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमें घरेलू जो संसाधन होते हैं ना, उनमें भी सुधार लाने का ज्ञान देता है। घरेलू संसाधन क्या होते हैं, संसाधन यानी कि जिन भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका बेड है जिस पर आप सोते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी किताबें हैं, मतलब जो हमारे इस्तेमाल में आती है। अगला लास्ट इसका पॉइंट बन सकता है कि हमें आर्थिक प्रबंधन में भी सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो एक ऐसा विषय है, ये हमें आर्थिक प्रबंधन में मदद मिलती है इससे। जैसे कि हम इससे सीखते हैं बचत कैसे करें, स्थान का प्रबंधन कैसे करें, कुशल तरीके से कैसे हम अपने जो घर की आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सकते हैं, ये सब हमें ये सिखाता है। सो आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन है उत्पाद और सेवाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्पाद क्या होता है और सेवाएं क्या होती हैं। मान लीजिए आप दुकान पर गए, ठीक है, आप कस्टमर हैं और आप दुकान पर गए, दुकानदार से आपने मांगी मैगी। मैगी जो है वो एक उत्पाद है। उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट है जो आपको क्या देगी, आपको सिर्फ यह संतुष्टि देगी, ठीक है। सेवा क्या होती है, सेवा यानी कि सर्विस। अब मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से आप अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली से आपको जाना है आगरा। तो आगरा जाने के लिए आपने कोई ओला या उबर बुक कर ली, मान लीजिए आपने ओला बुक कर ली, ठीक है। तो ओला बुक करने के बाद जब वो ओला आपके पास आएगी तो वो आपको क्या दे रही है, वो आपको दे रही है सेवा, ठीक है, सर्विस दे रही है। वो आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है, कि आपको थोड़ी ना कार दे देगी। वो कार अगर आपको दे रही है तो इसका मतलब वो आपको प्रोडक्ट उत्पाद दे रही है। लेकिन अगर वो आपको आकर, ठीक है, दिल्ली से आगरा ड्रॉप करती है तो इसका मतलब वो आपको एक सेवा सर्विस प्रदान कर रही है, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, माल वे उत्पाद हैं जो विभिन्न दुकानों या किसी अन्य स्थान से लोगों द्वारा लाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप मैगी दुकानों से लाते हैं, ठीक है। तो हम अगर किसी चीज को दुकान से लेकर आते हैं या कहीं और से लेकर आते हैं अपने पास, वो होती है उत्पाद।
सेवाएं क्या है? सेवाएं आवश्यकताओं का वह नाशवान रूप है जिसकी एक ग्राहक को अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सेवा क्या है? सेवा हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से होती है। मैगी हम लेकर आए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम उसको लेकर आए खाने के लिए। ठीक है, हम अगर सेवा चाहते तो हमें सेवा की आवश्यकता होगी। अब दिल्ली से आगरा जाना ही जाना है आपको, तो उसकी आपको आवश्यकता है सेवा की। सेवा सुविधाएं होती हैं और उत्पाद सामग्री होती है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता शिक्षा के 4 लाभ बताने हैं। तो उपभोक्ता कौन होता है? कस्टमर। कस्टमर अगर एजुकेट होगा, मतलब उसको शिक्षा होगी, उसको ये पता होगा कि मुझे कितने का सामान कितने में खरीदना है, तो क्या उसके क्या क्या लाभ होंगे उन सभी चीजों के। तो उस चीजों के लाभ हैं उपभोक्ता शिक्षा में निम्नलिखित के बारे में जानकारी या ज्ञान सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के गुण। तो हम अगर उपभोक्ता शिक्षित होगा, ठीक है, उसको जानकारी होगी, तो वो ये पता लगा सकता है कि बाजार में कौन सी चीज, कौन सी वस्तु के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने जा रहा है, आप अगर कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, और वही चीज आपकी मदर खरीदती है, आपकी मदर एक चीज खरीद रही है, एक कपड़ा खरीद रही है, और वही चीज फिर आप खरीद रहे हैं, कितना डिफरेंस होता है उस चीज में, आप खुद पता लगाइए। आपकी मदर जो चीज, उसी कपड़े को, उस चीज को 500 में लेकर आएगी और वही चीज आपको 1000 में दे दी जाएगी। ठीक है, तो कस्टमर अगर एजुकेट नहीं होगा तो उसका फायदा उठा लिया जाएगा, उसको वस्तुओं के गुण नहीं पता होंगे। तो इसके लाभ में सबसे पहला लाभ है बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के गुण। उसके बाद मोल भाव की शक्ति या अनुबंध शक्ति। जैसा कि मैंने बताया, मदर जो है आपकी, वो मोल भाव कर सकती है, बार्गेनिंग कर सकती है। आपको भी उसने 1000 रुपए बोले, आपकी मदर को भी 1000 बोले, लेकिन आपकी मदर ने बोला कि 1000 रुपए का तो ये कपड़ा है नहीं, उन्होंने उस चीज को 500 में लगवा लिया, लेकिन आप नहीं लगवा पाए, आप उतने ही पैसे देकर आ गए। ठीक है, तो मोल भाव की शक्ति हमें उपभोक्ता शिक्षा से मिलती है। इसके अलावा आय के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं का चयन कर सकता है। अगर उपभोक्ता में शिक्षा होगी तो वो अपनी इनकम के हिसाब से अपनी चीजें खरीदेगा। हानिकारक वस्तुओं के बारे में वो चेतावनी पहले से उसे रहेगी। कोई चीज अगर हानिकारक है तो वो उसको पता होगा कि ये चीज हमें नहीं खरीदनी है। उपभोक्ताओं के संगठन भी यहाँ पर उपभोक्ता शिक्षा के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधान, जैसे कि माल के क्रय विक्रय में धोखाधड़ी अगर हो रही है, ठीक है, मतलब अगर उपभोक्ता के पास शिक्षा होगी तो आपका जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है, उपभोक्ता के पास कानून दिए गए हैं। जैसे अगर कोई क्रय विक्रय में धोखाधड़ी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उपभोग से हुई हानि की पूर्ति के संबंध में कानूनी कार्यवाही वो करवा सकता है। ठीक है, अगर उसके पास जानकारी नहीं होगी तो वो कार्यवाही कैसे करेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुचित तोल और मापन की समस्या से निपटने के 4 सुझाव दीजिए। कई बार होता है ना कि आप, दुकानदार जो होता है वो आपके तोल में गड़बड़ी कर देता है। मतलब आपने चीज खरीदी है 1 किलो और वो नीचे जो उसका बाट होता है या बट्टा जिसे बोलते हैं, उसके नीचे वो पत्थर लगा देते हैं और वही चीज जो आपकी 1 किलो की है वो आपको कुछ कम करके दे देते हैं, मतलब आधा किलो पकड़ा देंगे। मतलब दुकानदार जब तोलने में गलती करता है, तो इस समस्या से निपटने के लिए आप क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस को कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम पहले से ही देख लेंगे तराजू में कोई गड़बड़ तो नहीं है। उपयुक्त वातावरण हम सुनिश्चित कर सकते हैं। वजन ठीक से संभालने को के लिए उसे कह सकते हैं। वजन को सही तरीके से स्टोर करने के लिए कह सकते हैं और नमूनों को तोलने के लिए सही उपाय हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि अगर उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी होगी तो वो अपने लिए कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। तो हमारे से क्वेश्चन ये कर लिया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है। ये कानून है, अधिनियम मतलब कानून, जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2019 में पारित किया था। तो ये क्यों पारित किया गया था, ताकि जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो।
बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, गलत तरीके से सामान जो है उन्हें बेच देते हैं। ये अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। ये अधिनियम कब आया था? और ये 20 जुलाई 2020 से फिर प्रभावी हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सशक्त उपभोक्ता आंदोलन के लाभ बताने हैं। कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता सभी मिलके किसी एक दुकानदार के खिलाफ एक आंदोलन चला देते हैं, ठीक है, या फिर किसी एक चीज के खिलाफ आंदोलन चला देते हैं कि हमें यहाँ से गलत चीज मिल रही है, तो उसके क्या क्या लाभ है। उत्तर, इसके लाभ है उपभोक्ताओं को शिक्षित और सशक्त बनाता है। तो ये हमें उपभोक्ता को क्या, हमें जितने भी उपभोक्ता इससे जुड़ेंगे उनको शिक्षा मिलेगी कि ये चीज यहाँ से गलत मिल रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य एक अधिक सूचित और जिम्मेदार उपभोक्ता आधार बनाना है। इसके साथ साथ भारत में आंदोलन क्यों होते हैं उपभोक्ता, ताकि सभी लोग जितने भी उपभोक्ता है वो जिम्मेदार बन सके, अपने लिए एक आवाज उठा सके। उत्तर, अगला है जो बदले में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं और उपभोक्ता अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए जोर दे सकता है। मतलब जितने भी उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रुक जाए, वो भी चीज यहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए 2 उचित कार्य नीति बताइए। तो आपसे पूछा गया है, जैसे हमने कार्य नीति ऊपर पढ़ा, कार्य नीति क्या होता है कि हम अपने जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहां पे हम नैतिकता के साथ काम करें। तो एक शिक्षक के लिए कार्य नीति क्या बनती है? एक शिक्षक के लिए जरूरी है वो बच्चों को जाने, ठीक है, वो काम किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जाने, बच्चों को समझे, कक्षा में उनके व्यवहार को समझे, उनका सीखने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें, ऐसा माहौल तैयार करें कि सभी बच्चे सीख पाए, उनके लिए सारी सामग्री जितनी भी उनको चीजें चाहिए वो सारी उपलब्ध करवाएं, गतिविधियों का चुनाव करें, ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जिससे कि वो आराम से चीजों को सीख पाए, बच्चे की जिज्ञासा को बनाए रखें, मतलब उनमें इंटरेस्ट बनाए रखें जानने का, उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें और उनके अनुभवों का सम्मान करें। अगर कोई चीज कोई टीचर को बताना चाहता है कोई चीज, तो वो उनको सुननी भी चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर शिक्षक की जगह पे आपसे अगर डॉक्टर का पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। डॉक्टर के लिए क्या उचित कार्य नीति होनी चाहिए? तो आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो इसी तरीके से होंगे कि यहाँ पर शिक्षक की जगह डॉक्टर आ जाएगा, या फिर आपसे पूछ ले, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपसे कुछ और किसी और की लॉयर की पूछ ली जा सकती है। तो इस तरीके से कार्यनीति पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, परिवार की वास्तविक आय किसे कहते हैं? परिवार जो होता है वो 2 तरीके का होता है, मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। एकल परिवार होता है, दूसरा होता है संयुक्त परिवार, ठीक है। अब एकल परिवार नाम से ही पता चल रहा है, एकल यानी कि जहां पर सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं, माता पिता और बच्चे, बच्चे भी कौन से? जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई हैं। संयुक्त परिवार में सभी रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची सभी लोग रहते हैं, दादी पिता चाचा चाचा के बच्चे, उन सभी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, परिवार की वास्तविक आय किसे कहते हैं? रियल इनकम क्या होती है? जब परिवार में मुखिया और सदस्य सम्मिलित आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा एक निश्चित अवधि में जितनी मुद्रा का अर्जन करते हैं उसको ही हम उसकी परिवार की पारिवारिक आय या वास्तविक आय कहते हैं। यानी कि आय का अर्थ वस्तुतः उन समस्त सेवाओं के प्रभाव तथा लाभों से है जो कि परिवार को निश्चित अवधि में प्राप्त होती है। मतलब इसका ये है कि परिवार में जो मुखिया है, मान लीजिए आपके परिवार में मुखिया आपके दादा हैं, या किसी के परिवार में मुखिया उनके पिता होंगे, किसी के परिवार में मुखिया उनकी माता होंगी, तो जो मुखिया है, मुखिया के अलावा जो भी लोग बाकी सारे काम कर रहे हैं उनकी आय को मिला के बाकी जितनी भी आय है, ठीक है, मान लीजिए पिता की आय और माता की आय, उन सभी की आय जितनी भी है, टोटल आय को हम बोलते हैं पारिवारिक आय, ठीक है, या फिर वास्तविक आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिवार के व्यय का लेखा रखने का लाभ बताइए। व्यय मतलब होता है खर्चा। अगर परिवार अपना खर्चे का लेखा लिख रहा है, मतलब अगर दूध हमने लिया तो दूध कितने का आया एक महीने में, मान लीजिए 2000 का आया, 2300 का आया, और फिर उसके बाद बिजली का बिल इतने का आया, मतलब पूरे खर्चे का क्या, अगर हम खर्चा लिख कर चलेंगे तो उसका क्या लाभ होगा? उत्तर हो जाएगा इसका, पारिवारिक व्यय का उचित लेखा रखने में बजट से सहायता मिलती है, हिसाब किताब की आदत पड़ जाती है।
बजट हमारा सही रहेगा। ठीक है, बजट जो है मतलब अगर हमने लिख लिया कि इतने का जो है हमें दूध वाले को देना है, इतना हमें बिजली वाले को देना है, तो हम अपने बजट के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद बजट बनाने से फिजूल खर्ची पर आवश्यक और निश्चित नियंत्रण हो जाता है। फिजूल खर्ची फिर कोई नहीं करेगा घर में, है ना। अगर हम पहले से ही ये लिख लेंगे कि हमें इतना इतना खर्चा इनको देना है, तो फिजूल खर्ची फिर रुक जाएगी। पारिवारिक बजट बनाकर व्यय करने से परिवार में सुख शांति और व्यवस्था बनी रहती है। इससे फिर मैनेजमेंट भी बनी रहेगी। ठीक है, सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा इससे पारिवारिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपभोक्ताओं की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख करना है हमें। तो उपभोक्ता की दो समस्या कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहली सूचना का अभाव। मान लीजिए कोई चीज जो है उपभोक्ता को पता ही नहीं है। उपभोक्ता कौन है? कस्टमर। कस्टमर को किसी चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। उपभोक्ताओं के सामने मुख्य समस्या सूचना का अभाव है। ग्राहकों को जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में पता ही नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है निरक्षरता। निरक्षरता यानी कि बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। शहरी और दूर दराज के क्षेत्रों में अधिकांश उपभोक्ता निरक्षर हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर निरक्षर उपभोक्ता होते हैं और वे संगठन या सरकार की नीतियों को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कि वे उत्पादों के उपयोग या दुरुपयोग को भी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है कि इस उत्पाद का क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग होगा। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता, उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी ले लिए जाते हैं। कई बार उचित प्रतिफल नहीं मिलता है। ग्राहक वस्तु की खरीद के लिए भले ही अधिक कीमत चुकाता हो, लेकिन कई बार उसे खरीदे गए माल से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। मतलब जो चीज उसने जैसे मान लीजिए आपने पिंपल्स के लिए किसी लड़की ने क्रीम खरीदी। ठीक है, क्रीम कह रही हूँ, फेस वॉश खरीदा किसी ने, लेकिन फेस वॉश पे बोला गया था कि भाई तुम्हारा ये जो फेस वॉश है ना 7 दिनों में तुम्हारे पिंपल ठीक कर देगा। लेकिन जब आपने उसको खरीदा, आपने यूज किया 7 दिन, क्या तो आपने उसको 2 महीने यूज कर लिया मान लो, लेकिन फिर भी उसने वो रिजल्ट नहीं दिया जो वो कह रहा है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि हमें उचित प्रतिफल नहीं मिलता। जिस चीज के लिए हम उसको खरीद रहे हैं वो चीज हमें फिर संतुष्टि नहीं दे पाती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ऊपर तो आपसे सिर्फ 2 पॉइंट्स पूछे हुए, मैं इतने पॉइंट क्यों करवा रही हूँ। मैं इतने पॉइंट एक्स्ट्रा इसलिए करवा रही हूँ ताकि अगर आप पेपर में 1-2 पॉइंट भूल भी जाए फिर भी आपके पास एक सिक्योर पॉइंट्स तो हो ना कि आप लिख पाएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो जब डाली थी तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आप एक्स्ट्रा क्यों करवा रहे हो, हमें तो बस 50-50 वर्ड्स में लिखना है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आपको याद रहेंगे ना। तो प्लीज इस बारे में तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। शोषण क्या है? शोषण भारतीय बाजार में विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। विक्रेता कृत्रिम कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, ऊंची कीमतें आदि पैदा कर देते हैं। तो इस तरीके से शोषण होता है उपभोक्ताओं का। क्या करते हैं वो, कभी कभी जमाखोरी कर लेते हैं, कालाबाजारी कर लेते हैं, ब्लैकमेल है ना, ब्लैक मनी वगैरह वगैरह, और ऊंची कीमतें भी कर देते हैं पैदा, जिस वजह से उपभोक्ता को पता नहीं होता। मिलावट भी करते हैं कई बार, उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकाने के बाद भी शुद्ध या हम कह सकते हैं गुणवत्ता वाला सामान नहीं मिल पाता है। तो अपना मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी वस्तुएं जो है वो लोग बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है घर पर स्वरोजगार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। घर पर स्वरोजगार, स्व का मतलब होता है खुद का, स्वयं का रोजगार। ठीक है, आपने घर पे कोई रोजगार चला लिया। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है अभी हमारा, और वो अभी पढ़ने के साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाता है। तो ये उसका क्या है? ये उसका खुद का रोजगार है। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए खुद के दम पे काम कर रहा है। तो यही हम स्वरोजगार होता है। तो घर पे आप क्या समझते हैं स्वरोजगार से? देखिए, स्वयं के व्यवसाय आरंभ कर उसका प्रबंधन करना, तन मन से सफलतापूर्वक संचालन करना, लाभ हानि की भागीदारी स्वयं होना, दूसरे की नौकरी ना करना ही स्वरोजगार कहलाता है। यानी कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, उसका आप खुद ही मैनेजमेंट प्रबंधन कर रहे हैं, तन मन से अगर कोई सफलता आपको मिल रही है तो वो आपको मिल रही है, किसी और को नहीं मिल रही। लाभ हानि अगर हो रही है किसी चीज की तो वो भी आपकी है। ठीक है, किसी की नौकरी आप नहीं कर रहे। यानी कि हम स्वयं के लिए कार्य करके अगर हम धन उपार्जन कर रहे हैं, यानी कि हम पैसा कमा रहे हैं खुद के लिए काम करके, तो वो स्वरोजगार है। आगे है आपका उदाहरण, घर में किराने की दुकान खोल लेना, घर में ही प्ले स्कूल चलाना, ये आपका हो सकता है क्या उदाहरण। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार को अतिरिक्त आय की आवश्यकता क्यों होती है? दो सुझाव हमें यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिवार को अतिरिक्त आय की आवश्यकता क्यों होती है? तो मतलब आपसे पूछा गया है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए होती है किसी परिवार को, अगर उसका गुजारा ना हो रहा हो, है ना। नॉर्मल है तो क्वेश्चन, लोगों में आमतौर पर अपनी प्राथमिक नौकरी से आगे जाने के लिए प्रेरणा या ड्राइव की कमी होती है, लेकिन एक बार जब आप इससे आगे निकल जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। आखिरकार आय का एक अतिरिक्त स्रोत न केवल उच्च डिस्पोजेबल पूंजी प्रदान करता है, बल्कि वित्त, निवेश और भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद करता है। मतलब ये हमें क्या हेल्प करता है, कहाँ से क्या हेल्प करता है ये हमें अगर हम कोई प्राथमिक नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके फादर कुछ काम कर रहे हैं, आप उनकी मदद करवाना चाहते हैं, आप कैसे मदद करवा सकते हैं? जैसे मैंने ऊपर बताया, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो ट्यूशन पढ़ा के अपने फादर की मदद कर सकता है, कोई किसी की माँ है वो कोई और काम करके छोटा मोटा वो अपने पति की मदद कर सकती हैं। तो इस चीज की मदद क्यों हमें चाहिए होती है? क्योंकि इससे चीजें फिर आसान हो जाती है। जो चीज एक अकेला बंदा कमा रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपए, ठीक है, और अब दूसरे भी उसके साथ लग गए, कोई 5,000 कमा रहा है, ठीक है, और कोई फिर उसके साथ 2,000 कमा रहा है, तो 3 बंदे मिलके कमा रहे हैं। यहाँ पर जब जहाँ पे 10,000 आ रहे थे, अब यहाँ पर 17,000 रुपए आ रहे हैं, तो इस चीज से फिर हमें हेल्प मिल जाती है। सुझाव क्या है? मजदूरी या वेतन, स्वरोजगार आय, सरकारी हस्तांतरण, भुगतान, निवेश आय और अन्य आय आदि सभी से आय को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम कोई मजदूरी कर रहे हैं, वेतन हमें मिल रहा है वहां से, वेतन मतलब इनकम मिल रही है, स्वरोजगार कर रहे हैं, सरकारी कोई काम ऐसा कर रहे हैं, या फिर निवेश आय है हमारी, मतलब हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से भी हमें इनकम मिल रही है, तो ये सारी हमारी जो है इनकम को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवेश योजना का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अपनी LIC बनवाना चाहते हैं, LIC बनवाते समय भी आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सारी चीज आपको बतानी है इसमें। सबसे पहला है समय सीमा, मतलब अगर आप LIC भी करवा रहे हैं, अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितने समय के लिए, 5 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला हो जाएगा इसका, निवेश के लिए ध्येय निर्धारित करना अत्यंत जरूरी है, जिसका कड़ाई से पालन, मतलब आपको ये होना चाहिए कि मैं 5 साल के लिए कर रहा हूँ, तो 5 साल के अंदर फिर मेरे को बहुत ज्यादा अगर नीड पड़ेगी तो बीच में मेरे को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। अगला है, आपका निवेश निर्णय तत्कालीन परिस्थिति पर नहीं बल्कि सार्वकालिक मानकों पर निर्भर होना चाहिए। मतलब आपका जो निवेश है ना, अभी की परिस्थिति पे नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट परिस्थितियों पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप फ्यूचर के लिए निवेश करते हैं हमेशा। जब भी आप निवेश करेंगे तो भविष्य के लिए निवेश करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको हर समस्या में, जैसे हर समस्या में डॉक्टर, वकील, CA ऐसे प्रोफेशनल लोगों का महत्व मालूम है, ठीक है। कोई भी समस्या है तो इसमें भी हमारे लिए फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, जिनका महत्व हमें समझना जरूरी होता है। आपका निवेश कितना बढ़ रहा है, इसके लिए इतनी चिंता भी ना करें कि आप कमाना छोड़कर बाजार में उलझ जाएं, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो बाजार में इतना उलझ जाते हैं, निवेश में इतना उलझ जाते हैं कि वो कमाना ही छोड़ देते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है, तंगी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या होती हैं? व्यय योजना बनाने से इनके पूर्ण होने में क्या सहायता मिलती है? मानव आवश्यकताएं जरूरत, ठीक है, इच्छाएं यानी कि हमें उनकी जरूरत नहीं है लेकिन हम उनको पूरा करना चाहते हैं, तो कमियों को पूरा करना एक आवश्यकता है, ठीक है। हमारे पास कोई कमी है किसी चीज की, वो एक आवश्यकता है। मान लीजिए आपके पास साइकिल नहीं है, आपको जाना पड़ता है अपने स्कूल या अपने ट्यूशन, आपको जरूरत है बहुत ज्यादा साइकिल की, आपने घर वालों से बोला कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे दिलाओ ये, ठीक है, कमी है मुझे इस चीज की, तो ये आपकी एक आवश्यकता बन जाएगी। आवश्यकता ये है, जैसे आपको जीवित और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है ना, आपको कपड़ों की आवश्यकता होती है, तो जिन चीजों की कमी हमें महसूस हो वो हमारी आवश्यकता है। जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तब आप इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अब आपके पास साइकिल है लेकिन आप कार चाहते हैं कि मेरे पास कार होना चाहिए। अगर किसी बंदे के पास कार है लेकिन वो चाहता है उसके पास हेलीकॉप्टर हो,
तो वो क्या है, कार उसकी एक आवश्यकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्या है, उसकी एक क्या है, इच्छा। ठीक है, हेलीकॉप्टर उसकी एक इच्छा है। तो आपकी इच्छाएं आपकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप फिर भी उन्हें पूरा करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है, एक बार ये देख लीजिए। व्यय योजना हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से समझने में मदद करती है। अगर हम व्यय योजना बनाकर चलते हैं, खर्चा कितना हम करेंगे इसकी योजना बनाकर अगर हम चलेंगे, तो हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं, आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं, और हम अपनी आय के हिसाब से बचत करते हुए सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कुछ निवेश संस्थाओं के नाम बताइए, किन्हीं तीन की व्याख्या कीजिए। कोई निवेश संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, अपनी बचत का निवेश नीचे दी गई किसी भी संस्था में कर सकते हैं। पहला है बैंक, डाकघर, है ना, बैंक में हम क्या करते हैं, बैंक में हम अपने पैसे जमा ही तो करवाते हैं, वो भी एक निवेश है। डाकघर में हम करवा सकते हैं अपने पैसे, 20 रुपए से हमारा खाता खुल जाता है। जीवन बीमा निगम में यानी LIC जो होती है उसमें हम करवा सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में करवा सकते हैं, निजी कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी के नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, बैंक, डाकघर, जीवन बीमा निगम, ये तो इजी से है। बाकी चीजों के आप निजी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनियों में भी हम निवेश कर सकते हैं। तो हमसे तीन की व्याख्या पूछी गई थी। बैंक, जिस पैसे की आपको जरूरत नहीं है उसे आप बैंक में जमा रख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी एक कोई पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको बैंक में जमा करवा दीजिए। ये आपकी धनराशि को सुरक्षित रखता है। इसमें जब आप पैसे जमा करवाते हो तो आपको ब्याज भी मिलता है। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, ये आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपको अपने दिमाग में ये चीजें फिट बिठानी है। जब आप चाहें आप पैसा निकलवा सकते हैं बैंक में, यही तो होता है। अगला है डाकघर, ये सुविधाजनक स्थान पर बने होते हैं, केवल 20 रुपए की छोटी राशि से इसमें आप खाता खोल सकते हैं। इसकी योजना से आपको आयकर में यानी कि इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। ठीक है, इनकम टैक्स में हमें यहाँ से छूट मिल जाती है। जीवन बीमा निगम, ये एक सुरक्षित निवेश है, ये आर्थिक सुरक्षा देता है, ये अनिवार्य बचत करने का सरल तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परंपरागत ईंधन को बचाने के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग के 2 तरीके बताइए। ठीक है, अगर हम परंपरागत ईंधन को बचाना चाहते हैं, परंपरागत ईंधन क्या होता है, ये ईंधन वो ईंधन होते हैं जिनके भंडार हमारे पास सीमित है, मतलब लिमिटेड होते हैं ये हमारे लिए। गैर परंपरागत जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब हम इनको दोबारा नहीं बना सकते। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। ठीक है, ये प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। तो इनको रोकने के लिए, मतलब इनका यूज रोकने के लिए, परंपरागत ईंधन को बचाने के लिए हम कैसे सौर ऊर्जा की हेल्प ले सकते हैं? सबसे पहले हम खाना बनाने में ऊर्जा क्षमता वाले चूल्हों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। खाना बनाते समय हम बर्तन को ढककर रख सकते हैं ताकि वो जल्दी पके और ज्यादा गैस की खपत ना हो। खाना बनाने से पहले अनाज को हम भिगोकर रख सकते हैं ताकि वो जल्दी से बन जाए। कम खपत वाली फ्रिज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बिजली का इस्तेमाल होने के बाद हम सभी स्विच बंद कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा कैसे होती है? अम्लीय वर्षा, जिसे हम एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक फॉर्म में होती है। अम्लीय यानी कि एसिड फॉर्म में होती है ये। इसका कारण होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब दोनों क्रिया करते हैं ना जल के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे कि तेजाब बन जाता है और फिर उसकी वर्षा होती है। बोलते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्या हो जाता है, सर में जुएं हो जाती हैं या फिर जो शरीर है उस पर घमौरियां हो जाती है। तो ये वही वर्षा है, पहली वर्षा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के 2 लाभ बताने। तो सारे गैर परंपरागत स्रोत जो मैंने ऊपर बताया आपको, परंपरागत स्रोत वो वाले हैं जो कि लिमिटेड है, गैर परंपरागत जो लिमिटेड नहीं है, मतलब असीमित मात्रा में है। तो इसके लाभ, इनसे असीमित मात्रा में बार बार ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, इनकी तरह इनके खत्म हो जाने का कोई भय नहीं है। जो गैर परंपरागत स्रोत है ये, मतलब इनका हमें डर नहीं है कि खत्म हो जाएंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मामले में प्रकृति ने हमारे देश को काफी समृद्ध बनाया है। इस कारण यहाँ इन स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं, इसका एक दुष्परिणाम बताइए। भूमंडलीय ताप वृद्धि, जिसे आप इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं,
तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं और इसका क्या दुष्परिणाम है? तो पृथ्वी पर लगातार विभिन्न प्रकार के गैसों के बढ़ते मिश्रण के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हुई है, जिस कारण संपूर्ण विश्व में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी गैसें जो होती है, अलग अलग प्रकार की गैसें जब मिश्रण में आती है ना, तो उससे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसके दुष्परिणाम क्या है? मौसम में बदलाव होता है। अभी आप देख रहे हैं अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन इतनी गर्मी आपको महसूस नहीं हो रही होगी। बाहर फिर भी गर्मी है, अंदर गर्मी नहीं है। मौसम बदलाव आ रहा है ना, मौसम में अत्यधिक गर्मी हो जाना, अत्यधिक सर्दी हो जाना, तापमान में एकदम से वृद्धि हो जाना, मतलब बढ़ जाता है तापमान, भयंकर तूफान आ सकते हैं, चक्रवात आ सकते हैं, बाढ़, सूखा या ग्लेशियर भी पिघल सकते हैं इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थान प्रबंधन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा स्थान प्रबंधन के निम्न महत्व है। स्थान प्रबंधन क्या होता है? जब हम, मान लीजिए आपके पास एक घर है, ठीक है, आपके पास उस घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, और ये आपका मेन गेट है और बाकी सारी चीजें। आपने इन दोनों कमरों में, आपके घर में 10 मेंबर है, इन 10 मेंबर्स को आपको इन दोनों कमरों में इस तरीके से प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है कि सभी मेंबर्स एक साथ अच्छे से एक छोटे घर में भी रह सके। ठीक है, तो इसके महत्व क्या है? आवश्यक सामग्री हम व्यवस्थित ढंग से रखी जा सकती है। अगर हमें कोई जरूरी सामग्री ऐसी लग रही है तो हम आराम से व्यवस्थित ढंग से उसे रख सकते हैं। सीमित जगह का हम सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिटेड स्थान है तो हम उसे सदुपयोग कर सकते हैं। अधिक कार्य को एक जगह पर ही किया जा सकता है, ये दिखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विषैले रसायन खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं? खाद्य श्रृंखला आपकी क्या होती है? ये एक ऐसी श्रृंखला है जैसे कि जिसमें कि सबसे ऊपर प्राइमरी स्टेज होती है, फिर सेकेंडरी, फिर टेरिटरी स्टेज। तो सबसे ऊपर मान लीजिए आपका चूहा है, चूहे को सांप ने खाया, ठीक है, सांप को बाज ने खाया। ये जो होती है, मतलब ये होती है खाद्य श्रृंखला। एक चीज ने इसको खाया, फिर उसने इसको खाया, फिर उसने मानव ने इसको खा लिया। तो ये विषैले रसायन कैसे इसमें प्रवेश करते हैं? जब उच्च खाद्य श्रृंखला, यानी कि जो उच्च वाली खाद्य श्रृंखला है, इसमें से एक ऐसा जीव ऐसे रसायनों वाले निचले जीवों का सेवन करता है। मान लीजिए इस चूहे को कोई बीमारी थी या कोई विषैला रसायन इसने खाया हुआ था, ठीक है, और फिर इस चीज को सांप ने खा लिया, फिर बाज ने खा लिया। तो ये चीज फिर बढ़ती बढ़ती बाज को जो खाएगा उस तक जाएगी, फिर उसको जो खाएगा उस तक जाएगी। तो ये चीज जो है, ये विषैले रसायन इस तरीके से खाद्य श्रृंखला के जीव में जहरीले रसायन जमा हो सकते हैं। इस तरह से ये विषाक्त पदार्थों या रसायनों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के हर कोशिकीय स्तर में बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षण के 2 सिद्धांत बताइए। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? यानी कि अगर हम खाद्य का, भोजन का परिरक्षण कर रहे हैं, भोजन को हम इस तरीके से रख रहे हैं कि वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो इसके क्या क्या सिद्धांत है? इसके सिद्धांत होते 3। भोजन के सूक्ष्म जैविक अपघटन को रोकना या विलंबित करना, ठीक है, भोजन के स्व अपघटन को रोकना या विलंबित करना, कीड़ों, जानवरों, यांत्रिक कारणों से क्षति को रोकथाम करना, मतलब भोजन को बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपकी राय में किशोरों से अपेक्षित 4 नीतिगत व्यवहार कौन से होने चाहिए? किशोर कौन होते हैं? किशोर होते हैं जो आपके 13 से 18 साल के, 19 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, उनसे हमें क्या क्या 4 नीतिगत व्यवहार हमें होने चाहिए कि उनमें ऐसे कौन से व्यवहार होने चाहिए? सबसे पहले तो उनको शिष्ट और भद्र व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर समय की पाबंदी होनी चाहिए, मेहनती होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, दूसरों का आदर करे, ठीक है, सबको सम्मान दे, छोटों को प्यार दे, ये सारी चीजें हैं। दालों का भंडारण करते समय किन 4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो दालों को साफ कर ले सबसे पहले तो, उसके बाद उसमें सीलन ना हो, दाल में कोई भी सीलन ना हो, साफ और सूखे डिब्बे में हमें इसे रखना है, डब्बे का ढक्कन हमें कस के बंद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर और बिजली के टोस्टर का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो प्रेशर कुकर और बिजली का टोस्टर है, उसको आप यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले प्रेशर कुकर का देख लेते हैं, इसके वेंट पाइप को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, इसे 3/4 से ज्यादा ना भरे, मतलब ज्यादा नहीं भरना हमें प्रेशर कुकर को, वरना वो फट जाएगा।
जब तक दाब कम ना हो जाए तब तक इसका ढक्कन ना खुले। आपने अपनी मदर को देखा होगा कि वो जब तक सीटी नहीं निकल जाती है तब तक उसका ढक्कन नहीं खोलते, अगर हम ढक्कन खोल देते वो एकदम से फट जाएगा। बिजली का टोस्टर, इसके लिए क्या होना चाहिए, बिजली है, बिजली से रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि हमें बिजली के तारों का कनेक्शन या 3 पिन प्लग ठीक से लगाया या नहीं लगाया ये देखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गीले हाथों से हम टोस्टर को ना छुए क्योंकि बिजली का है तो करंट लग सकता है। काम होने पे बटन बंद कर दें, चप्पल या जूते अवश्य पहन लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लड़कों में जल्दी और देर से परिपक्वता के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की तुलना कीजिए। लड़के जो होते हैं उनमें कोई ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 14 साल की उम्र में ही यंग और मतलब ऐसा लगने लग जाते हैं कि वो मैच्योर हो गए, और कोई कोई ऐसे होते हैं कि 21 साल की उम्र में भी मैच्योर नहीं होते हैं। तो उस चीज में हमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। जो बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जो बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उनके लिए वो ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। जो देर से परिपक्व होते हैं वो लड़के हीन भावना में आ जाते हैं कि हम अभी तक बड़े नहीं, हमारी दाढ़ी नहीं आई है, हमारे साथ ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, ठीक है, और वो असंतुष्ट भी रहते हैं। जो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं उनका शरीर बलिष्ठ रहता है, बलवान वो रहते हैं, विकसित होता है उनका शरीर, ठीक है। इनका शारीरिक विकास कम होता है देर से वालों का। जल्दी वालों का होता है ये नेता चुने जाते हैं और ये पिछड़े रह जाते हैं। वयस्क लोग इनसे अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। अब जो जल्दी बड़ा हो जाता है उससे फिर लोग है ना, वयस्क लोग जो रहते हैं, यंग लोग जो रहते हैं, वो लोग समझते हैं कि ये जल्दी बड़ा हो गया, इसमें ज्यादा मेच्योरिटी। देर से परिपक्व होने वाले जो होते हैं उनसे वयस्क लोग भी कम अपेक्षाएं रखते हैं और इन्हें बच्चा समझा जाता है ना, कई लोगों को बच्चा समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेनिम और मोजे के वस्त्र निर्माण तकनीक की तुलना करते हुए प्रत्येक वस्त्र की एक एक विशेषता हमें बतानी है। तो डेनिम यानी कि आपकी जो जीन्स होती है, जीन्स और मोजे की क्या क्या तकनीक होती है, मतलब किस तरीके से ये बनते हैं ये बताना है और इसकी हमें एक एक विशेषता बतानी है। तो डेनिम और मोजे, ठीक है, मैंने टेबल बना दी है। डेनिम जो होती है वीविंग तकनीक से बनती है, इसमें सूत के दो समूह समकोण पर अंतर गचित होते हैं। और ये मोजे जो है ये निटिंग तकनीक से बनते हैं, इसमें एक ही गोले से फंदों को आपस में गूंथकर वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है। मोजे जो है वो ऊन से भी बनाए जाते हैं और बाकी जो आपका जो वैसा कपड़ा होता है उससे भी बनाए जाते हैं। डेनिम के लिए हम दृढ़ वस्त्र यूज करते हैं, दृढ़ यानी कि जो आपका हार्ड कपड़ा होता है, ठीक है। जीन्स हमारी थोड़ी ना सॉफ्ट कपड़े से बनेगी। मोजे के लिए हम लचीला वस्त्र यूज करते हैं, इलास्टिक इलास्टिक जो वस्त्र होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको कामकाजी व्यक्ति के लिए उपयुक्त वस्त्र का चुनाव करना है। कौन सी 4 प्रमुख बातें आपको चुनाव को प्रभावित करेंगी। तो आपसे पूछा गया है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कपड़े चुन रहे हैं जो कि काम करता है, तो उसके लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उनके वस्त्रों को चुनते हैं। सबसे पहले वो वस्त्र आरामदायक होने चाहिए क्योंकि उसको पूरा दिन काम करना है, तो उस चीज को देखते हुए हम आरामदायक कपड़े देखेंगे। देख रेख में आसानी वाले कपड़े हों, आसानी से वो देख रेख कर सके क्योंकि रोज पहने। सिलवटें नहीं पड़ती हो ज्यादा, ठीक है, सस्ता होना चाहिए इसके साथ साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनीमिया रोग से पीड़ित लड़की में दिखाई देने वाले रोग के 4 लक्षण बताने हमें। अनीमिया जो रोग होता है उससे पीड़ित एक लड़की है, उसमें क्या क्या 4 लक्षण हो सकते हैं, इस रोग के कारण बताने और उपचार के सुझाव भी बताने। तो सबसे पहले लक्षण, कमजोरी आएगी, भूख नहीं लगेगी, जीभ और आंख जो है वो सफेद हो जाएंगी और नाखूनों में भी पीलापन आ जाएगा। सुइयां चुभने का एहसास होगा, टूटे हुए और चम्मच के आकार के नाखून हो जाएंगे। इसके कारण क्या क्या है, भोजन में लगातार लोह यानी कि आयरन की कमी से अनीमिया होता है, ठीक है, आयरन की कमी से होने के कारण ये रोग होता है। B12 और फॉलिक एसिड की कमी भी इस रोग का कारण हो सकती है। उपचार क्या है इसका, मतलब कैसे ठीक होगी, रोगी को प्रतिदिन लोह युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, आयरन वाले जितनी भी चीजें होती हैं वो उसे दे, लोह की गोलियां दे, फॉलिक एसिड और B12 की गोलियों का भी वो सेवन करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिवृद्धि और विकास में अंतर के लिए उत्तरदायी 4 कारकों का विवरण हमें देना है। अभिवृद्धि यानी कि आपका जो आपके अभिवृद्धि और विकास होता है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होना। इसमें क्या क्या 4 उत्तरदायी कारक होते हैं। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई मनुष्य मान लीजिए बहुत जल्दी लंबा हो गया, ठीक है, मान लीजिए किसी लड़के की उम्र अभी 11 साल है लेकिन उसकी हाइट जो है वो 6 इंच हो गई है, इस तरीके से, मतलब मान लीजिए सिर्फ, ठीक है, ज्यादा लंबी हाइट हो गई तो वो उसकी सिर्फ ग्रोथ हुई है। हाइट बढ़ना सिर्फ ग्रोथ होना होता है। लेकिन वही 11 साल का बच्चा अगर वो
10th क्लास तक की बुक्स को सॉल्व कर पा रहा है तो उसका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से होता है। ठीक है, मतलब हम उसमें आकार देखते हैं, हाइट बढ़ना, ठीक है, या उसका वेट बढ़ना, उसका ये सारी चीजें बढ़ना, वो होती है अभिवृद्धि। लेकिन अगर हम विकास की बात करते हैं तो उसमें आकार और भार में वृद्धि तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ज्ञान भी बढ़ता है, उसका कला कौशल भी बढ़ता है, ये सारी चीजें भी उसमें बढ़ती हैं। अगला इसका प्रभावित करने वाले कारक कौन से? आनुवांशिकता। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स किस तरीके के हैं, मतलब पेरेंट्स की ग्रोथ किस एज में हुई थी, उस तरीके में ये डिपेंड करता है। जन्म से पूर्व का वातावरण, मतलब जो बच्चा पेट में होता है तो उससे पहले का वातावरण क्या था, पोषण के ऊपर भी डिपेंड करता है, बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्तर कितना है, घर का भावनात्मक माहौल कैसा है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, किशोर और माता पिता के संबंधों के नकारात्मक होने के 2 कारण हमें बताने, इन्हें सुधारने के 2 सुझाव देंगे। कई बच्चे होते हैं किशोर, हालांकि खासकर एडोलसेंट जो होते हैं, उनके अपने मदर फादर से अच्छे रिलेशन कई बार नहीं बन पाते, तो इसके क्या कारण है, इसके क्या सुझाव है? तो इसके कारण हो जाते हैं कई बार माता पिता सख्त होते हैं, है ना, और तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब वो अपने बच्चे पे सख्ती दिखाते हैं ज्यादा, जिस वजह से बच्चा घुल मिल नहीं पाता है। माता पिता तटस्थ रहते हैं और किशोरों से मिलजुल नहीं रखते, ये 2 कारण हो जाएंगे। सुझाव, माता पिता को किशोरों को अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए, मतलब उनके साथ घुल मिलकर प्यार से रहना चाहिए। माता पिता को किशोर बच्चों के पारिवारिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब पारिवारिक के जो मामले हैं उसमें भी उनको बोलना चाहिए कि आओ तुम भी बैठो, हमसे बातें करो, उनके निर्णयों का भी उन्हें सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कोई 4 गुण लिखिए जो उसे सर्दियों के लिए उपयुक्त वस्त्र बनाते हैं। रेशम जो है वो सर्दियों में पहना जाता है, ऊन भी सर्दियों में पहनी जाती है, तो ये ऐसा क्यों है कि रेशम सर्दियों में क्यों पहना जाता है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो 4 गुण क्या है इसकी? सबसे पहला इसका दिखाव, मुलायम होता है, चमकीला होता है, गंदगी को सतह पर जमने नहीं देता है, ऊष्मा का एक कुचालक होता है, ठीक है, मतलब ऊष्मा जो है इस पे ज्यादा नहीं लगेगी, मजबूत तंतु होती है, लचीलापन, सलवटे मिट जाती है, आती तो है सलवटे लेकिन मिट जाती है जल्दी। अब है 43rd क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला के लिए उसकी दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन बताना है। ठीक है, एक गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके लिए क्या क्या हम पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे और क्या उसका दोपहर का भोजन होगा। साथ ही हमें स्पष्ट करना है कि उसे दिया गया भोजन एक स्तनपान कराने वाली माता को परोसे गए भोजन से क्यों और किस प्रकार भिन्न होगा। और हमें इसके साथ ये भी बताना है कि हमें जो एक स्तनपान करा रही औरत है, मतलब जो फीड करवा रही है अपने बच्चे को, दूध पिला रही है, उसका भोजन एक गर्भवती महिला से कैसे अलग होगा। तो भ्रूण की वृद्धि के लिए गर्भवती महिला को अधिक पोषक तत्वों जैसे कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लोह तत्व या विटामिन ए और सी की आवश्यकता होती है। महिला को भोजन में अधिक पानी और रेशे की मात्रा लेनी चाहिए, 1 या 2 बार ज्यादा खाना खाने के बजाय कई बार थोड़ा थोड़ा आहार लेना चाहिए। तो भ्रूण यानी कि बच्चा, गर्भवती के पेट में बच्चा होगा तो उसके लिए बच्चे की भी डाइट चाहिए उसे और अपनी डाइट भी चाहिए, तो उसके लिए उसको कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, इन सारी चीजों की ज्यादा मात्रा लेनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, रेशे वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए। 1-2 बार खाने से अच्छा है, ज्यादा 1-2 बार खाने से अच्छा है बार बार थोड़ा थोड़ा खाए, ठीक है। और अतिरिक्त पोषण आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक रोटी, दाल, सब्जी और इसके अलावा फल भी उसको खाने चाहिए। अब उसका दोपहर का भोजन क्या रहेगा, वो रोटी या चावल ले सकती है, 2-3 रोटी ले सकती है, 1 प्लेट चावल खा सकती है, मौसमी सब्जी जो भी इस टाइम पे मौसम में सब्जी है, या पनीर ले सकती है 1 या 1.5 कटोरी, दाल ले सकती है 1 कटोरी, सलाद ले सकती है 1 प्लेट, फल ले सकती है 1 या 2 प्लेट, ठीक है, 1 या 2 सॉरी, वह सलाद भोजन से पहले और फल भोजन के बाद खा सकती है, ठीक है। अब एक स्तनपान कराने वाली माता की पोषण आवश्यकताएं गर्भवती महिला से अधिक होती है, क्योंकि वो फीड भी करवा रही है अपने बच्चे को, उसे अधिक कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और सी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके दोपहर के भोजन में हम दूध, दही, अंडा, सूखे मेवे ये सभी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको ज्यादा चीजों की ज्यादा कैलोरी चाहिए, उसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए हम उसमें दूध, दही, अंडा ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है और इसका महत्व क्या है, ऐसे आंदोलन का क्या कार्य होता है। तो उपभोक्ता आंदोलन जो है व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त दोषपूर्ण तरीकों के खिलाफ एक संयुक्त प्रयास है।
तो उपभोक्ता आंदोलन यानी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, कस्टमर जब आंदोलन करता है, ठीक है, कस्टमर क्यों आंदोलन करता है, व्यापारी और उत्पादक प्रोड्यूसर उसको दोषपूर्ण तरीके से कुछ चीजें दे रहे हैं, खिलाफ उनके संयुक्त एक प्रयास होता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग सीधे साधे और अनपढ़ हैं जो अपने अधिकार और उत्पादनों से संबंधित आवश्यक जानकारी भी नहीं रखते हैं। ऐसे में दुकानदार और उत्पादक उन्हें ठगते हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं जिसकी वजह से दुकानदार उन्हें ठग लेते हैं। उपभोक्ता अकेला इन कुरीतियों से नहीं लड़ सकता। जब बहुत सारे पीड़ित उपभोक्ता एकत्रित होकर लड़ते हैं तो दुकानदार और उत्पादक को झुकना पड़ता है, और यही उपभोक्ता आंदोलन की ताकत है। अकेला एक बंदा है, वो किसी दुकानदार के खिलाफ बोलेगा तो उसको चुप करवा दिया जाएगा, है ना। वो अकेला तो नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बंदे आ जाए, मतलब 10 लोग आ जाए, ठीक है, और 10 लोग इस दुकानदार के खिलाफ बोलने लग जाए, तो इससे फिर आंदोलन की ताकत बढ़ती है। यही उपभोक्ता आंदोलन है। ऐसी लड़ाई में फिर विजय पाना आसान होता है, इसलिए उपभोक्ता आंदोलन का महत्व है। कार्य क्या है इसके, लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देता है, उपभोक्ताओं को सतर्क रहना सिखाता है, खरीदने से पहले बाजार का सर्वेक्षण करना, खरीदने पर रसीद लेकर रखना, ये सारी चीजें हमें सिखाता है। कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, नए कानून और योजनाओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताता है, सरकार को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में बताता है, कुरीति के विरोध में मिलकर कार्यवाही करना हमें सिखाता है। अब आपके आगे ऑप्शनल मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके ऑप्शनल मॉड्यूल्स के मैं आपको क्वेश्चंस वो करवाऊंगी जो कि रिपीटेड है, और ये आपके ऑप्शनल मॉड्यूल ए के क्वेश्चन है। और अगर आप बी के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बाकी आप ये वाले कर लीजिए, ये ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गृह व्यवस्थापक के 4 कर्तव्य बताएं। तो गृह व्यवस्थापक कौन है, जो कि घर की व्यवस्था करता है, अपने प्रतिष्ठान की स्वच्छता रखना, सौंदर्य और देखभाल के लिए उत्तरदायी होता है, सीधे तौर पर सभी कर्मचारियों और गृह व्यवस्था के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेहमान के जाने के बाद कमरे को साफ करते समय कौन सी 4 बातों पर आप ध्यान देंगे। आपके घर में कोई मेहमान आया, उसके जाने के बाद आप कौन सी 4 चीजों का ध्यान देंगे। सबसे पहले आप अवांछित दुर्गंध को दूर करने के लिए कमरे की सभी खिड़कियां खोल देंगे, है ना, हम सारी खिड़कियां खोल देंगे। सभी अवांछित वस्तुओं जैसे चाय के गंदे कप, गिलास, ट्रे आदि को हटा देंगे, कूड़ेदान को साफ कर देंगे, बिस्तर को झाड़कर चादर बदल देंगे, स्नानागार की अच्छी तरह सफाई कर देंगे, यानी कि बाथरूम की अच्छी तरह हम सफाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी पुष्प सज्जा के लिए जिन 4 सामान की आवश्यकता होगी उनकी सूची चुनाव के कारणों सहित बताएं। कमरे में इस सज्जा को रखने का सही स्थान बताएं, ठीक है। आपको एक फूलदान सजाना है, मान लीजिए आपको इस तरीके का कोई लंबा फूलदान सजाना है, उस फूलदान में कौन कौन सी चीजें, सामान की कौन कौन सी की आवश्यकता होगी, कारण बताने आवश्यकता के लिए, और फिर उसका सही स्थान, किस स्थान पर हम इस फूलदान को रख सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। पुष्प सज्जा के लिए निम्न सामान की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें एक लंबा फूलदान चाहिए, क्योंकि एक लंबी पुष्प सज्जा, सबसे पहले तो हमें एक फूलदान ही चाहिए होगा, है ना। उसके बाद हमें फूलदान से दुगनी लंबाई वाले फूल लेंगे। अब आपने एक फूलदान ले लिया, उससे दुगनी लंबाई के फूल लेंगे, क्योंकि दुगनी लंबाई क्यों लेंगे, क्योंकि बाहर वो फूल हमें चमकने चाहिए। फूलदान के अनुरूप अतिरिक्त सजावट की सामग्री हम लेंगे। इसके अलावा हम प्राकृतिक बनाने के लिए हरी पत्तियां भी लेंगे और दूसरी कोई सजावट की सामग्री लेंगे। हम इस लंबी पुष्प सज्जा को घर के किसी खाली कोने में लगाना उचित समझते हैं। हम अगर इसको घर के किसी खाली कोने में लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपने जिस घर में प्रवेश किया है उसकी खिड़कियों के शीशे गंदे हैं और स्टील के नलकों पर बहुत से दाग हैं। इन सभी को साफ करने की योजना प्रस्तुत करनी है। तो आप एक घर में हैं, वहां पर जो खिड़कियां हैं उसके शीशे गंदे हैं और स्टील के नलके हैं, उन पे बहुत सारे दाग है। तो इसको आप साफ कैसे करेंगे। पहले हम खिड़की के शीशे को साफ करने के लिए देख लेते हैं। अखबार के कागज से हम इसको साफ करेंगे। पहले गंदगी और धूल झाड़ लेंगे, फिर गीले अखबार से साफ करेंगे। पहले हम गंदगी और धूल जितनी भी है वो झाड़ लेंगे, फिर हम गीले अखबार से इसको साफ करेंगे। शीशे में चमक लाने के लिए पानी से थोड़ा सा सिरका मिला लेंगे और उसको साफ कर देंगे। स्टील के नलकों को साफ करने के लिए सभी धब्बों को साफ करने के लिए नलके को हल्के अपघर्षक पाउडर में रगड़ेंगे, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर जो रहता है आपका, उसमें फिर हम उसको रगड़ेंगे और गर्म पानी से धो देंगे। तो यहाँ पर आपकी क्लास हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम से अपना पेपर देने वाले हैं।
और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टीएच क्लासेस को ऐसी और वीडियोस के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी अपना पेपर बहुत अच्छे से देकर आए। बुक्स नहीं है चिंता मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा है तो आप गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। एंड इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीएच क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है टीएच क्लासेस के नाम से, आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा मेरी इस मेहनत के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।